संस्कृति ही है जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से, एक समूह को दूसरे समूह से और एक समाज को दूसरे समाज से जोड़ती है। सामान्य भाषा में कहे तो संस्कृति ही है जिसे जो सीखे हुए व्यवहार की संपूर्णता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल और मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। कार्यक्रम नमस्ते हिमाचल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, इन्हें आप जानते होंगे, बहुत से गाने आपने इनके सुने होंगे, बहुत लंबे समय से ये म्यूजिक से जुड़े हैं। जी हाँ, यशवंत सिंह धमसेठ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत सर। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यशवंत धमसेठ सर, आपका बहुत बहुत स्वागत कि आप हमारे कार्यक्रम में आए और बहुत सारे गाने आपके सुने हैं, बहुत लंबे समय से जो है आप म्यूजिक से जुड़े हैं, तो चाहते हैं हम इस कार्यक्रम की शुरुआत एक आपके गाने से ही हो जाए। जी बिल्कुल। उससे पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूँगा। आप ज़रूर। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आपका, डीडी हिमाचल का, और नमस्ते हिमाचल जो ये आपका प्रोग्राम चलता है, आपने यहाँ मुझे बुलाया, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और सभी आपके दर्शक जो हैं इस वक्त जो लाइव भी देख रहे हैं और जो आपके श्रोतागण हैं, उनके लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। अब आपने बात की गाने की, तो हमारे अपर शिमला बताएं तो हमारा ये जितना भी, वैसे तो हम हिमाचल हिमालय की गोद में बसा है और हम चूड़धार की गोद में बसे हैं। तो चूड़धार में हमारा जो ट्रेडिशन चलता है देवी देवताओं का, ये हिमाचल प्रदेश है, तो वहाँ से एक उसी देवता के ऊपर एक सॉन्ग आपको सुनाऊंगा। तेरी बेआउला ना छोड़े देवा शिरगड़ा रे, तेरी बोलो आउला ना छोड़े देवा शिरगड़ा रे, बोल माथेरी तू खोल बे दिउड़ी, बोल माथेरी तू खोल बे दिउड़ी, काळीजू पोशोरे ना गोड़े देवा शिरगला रे, तेरी आजा बोला चुड़िक, हाय रे तेरी आजा बोला चुड़िक, करे तू मनो रे ना पूरे देवा शिरगड़ा रे, हो करे तू मनो रे ना पूरे देवा शिरगड़ा रे। जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जैसे आपने कहा कि हिमाचल जो है वो देवी देवताओं का स्थान कहा जाता है और आपने कहा शिरगुल देव का जो आपने ये भजन सुनाया है पहाड़ी भाषा में, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि ये क्या है और कैसी। देखिए, वैसे जिस स्थान पे मैं रहता हूँ वो 4 मूल की एक जगह है और 5वां मूल हमारे राणा साहब को बोलते हैं। जी। 4 मूल का मतलब है आपके एरिया के 4 मुख्य देवता जी। और उसके साथ साथ हमारे पास जैसे विजट महाराज जी है जी, और एक बघानी माता जी है जी, और हमारे डोम देवता जी। इनकी बहुत पुरानी हिस्ट्री है हमारे हिमाचल प्रदेश के, यहाँ से लेकर दिल्ली तक इनका राज आज भी है। उस वक्त जब ये थे तो उस वक्त भी इनकी एक ऐसी हिस्ट्री थी कि इन्होंने दिल्ली तक राज किया। तो शिरगुल महाराज जी चूड़धार में बस गए और डोम कुठान में जी, और हरिपुर धार में हमारी बघानी माता, ये तीनों भाई बहन का एक रूप माना जाता है। धर्म बहन है बघानी माता शिरगुल और डोम की। जी। तो ये तो हमारी रगी पुराणिक जो कथा हमें सुनाई जाती है। उसके बाद बताया जाता है कि ये हिमाचल में पहले तैतीस नाम का सागर होता था, उसके बाद ये हिमालय के आसपास होता था। जैसे जैसे यहाँ पे बसना शुरू किया तो शुरू से लोगों ने, जब पलायन होके यहाँ लोग आए, पहले खाना बदोश लोग होते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, वैसे कोई प्रॉपर अपना वो नहीं होता था। तो जब यहाँ पे लोगों ने बसना शुरू किया, अपना स्थायी रहना शुरू किया, तो उसके बाद क्या हुआ कि कहीं ना कहीं आस्था के लिए किसी न किसी देवता को पूजा जाना शुरू किया। फिर ये क्या हुआ कि जैसे शिरगुल महाराज जी थे, ये एक टाइम इंसान थे जी, और डोम देवता जी थे, ये भी एक तरह मेरे और आपकी तरह इंसान थे जी। अब इनके उस वक्त कर्म इतने अच्छे थे जी, कि जैसे हम बोलते हैं कि फलाना आदमी है देवता
रूपी इंसान है। बिल्कुल तो इनके कर्म इतने अच्छे थे कि इनको पूजना शुरू कर दिया। जी, और आप ये मानते हैं कि जहाँ हमारी आस्था होती है वहाँ ताकत बिल्कुल होती है, बिल्कुल आस्था में ताकत है। तो पूजा इनको अच्छे इंसानों की वजह से गया। आज ताकत अगर है या उस वक्त भी थी तो वो मेरी और आपकी, आप इतने लोगों की आस्था हिमाचल के श्रद्धा और पूरे आस्था, श्रद्धाओं की जी श्रद्धा है। तो जी। उस वजह से हमारी आस्था इन पे है और आज मानते हैं, हर लोग मानते हैं कि इनमें कोई शक्तियाँ भी हैं। बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने दी है सर, और इतना ज़्यादा ज्ञान जो है इस बात का। और हिमाचल में देवी देवताओं का स्थान तो हमेशा ही है और हमेशा ही रहेगा, वो श्रद्धा और वो भावना। अच्छा, जो आपके गाने की बात करते हैं कि ये जो गाने का आपका सफ़र है, आपने पहाड़ी गाना शुरू किया और कितनी साल के आप थे, मतलब कितनी उम्र थी उस समय, और कौन सा सन वो चल रहा था उस समय, और कैसे आप जुड़े? जी देखिए, जैसे कि बोलते हैं कि कुछ चीज़ें आपको दुनिया में आने के बाद मिलती है, कुछ आप सीखते हैं, कुछ चीज़ें आपके ब्लड के साथ चलती है जो आपके पूर्वजों से चलती। तो कुछ एक चीज़ें मेरे साथ ब्लड में चली थी जी, स्पोर्ट्स और सिंगिंग, कलाकारी, जो भी आप बताएं। जी, तो मेरे नाना जी थे, मैं तो पैदा नहीं हुआ था, मेरे नाना जी तो एक्सपायर हो गए थे, यानी मदर के फादर। जी, मदर भी शायद 9-10 पे पढ़ते जब वो चल बसे। पर कहते हैं कि वो उस वक्त के बहुत बड़े सिंगर थे उस जमाने के। जी, अगर देखें तो फादर साइड से मेरा सिंगिंग से कोई, या मेरे नाता नहीं दादाजी था। है या कोई जी। कुश्ती और उससे है, स्पोर्ट्स से, जी। पर सिंगिंग से नहीं था। तो वो मुझे मिला मदर साइड से, जी, स्पोर्ट्स मिला अपने पिता की फादर साइड और से। अंकल, या पूरी जी। हमारी जो फैमिली है, डमसेट फैमिली, काफ़ी जी। बड़ी फैमिली है, उधर से। तो जहाँ तक सिंगिंग की शुरुआत है, तो आपको पता है कि हम रहते हैं गांव के कल्चर में, जी, और मुझे नहीं लगता कि एक भी इंसान जो है गांव में, जो अभी लोग रह रहे हैं, कि उन्हें गाना ना आता हो। जी, और ये अलग बात है कि हम कहीं स्टूडियो में जाके गा लेते हैं या जी, कहीं और वो लोग घर पे गुनगुना लेते हैं। स्टेज पे कर लेते हैं। जी, पर हमारे से भी अच्छे अच्छे सिंगर आपको हर घर में मिलेंगे गांव में। बिल्कुल। तो जैसे हम महफिल में जाते थे बचपन में, सुनते थे, अपने से बड़ों को सुनते थे। हमारे गुरु भी रहे, बालक राम वर्मा जी जी, मेरे गुरु रहे। वो उस वक्त जब हम लगभग 10-12 साल की उम्र के थे, तो वो उस टाइम के अच्छे सिंगर थे। तो कुछ टाइम में उनके साथ पढ़ा भी, यानी पढ़ाया उन्होंने, प्राइवेट स्कूल था एक हमारे घोड़ना में, कुछ टाइम में वहाँ गया था। तो उन्होंने मुझे पढ़ाया भी, और साथ साथ हम उनको सुनते थे। अच्छा, सुनते मतलब थे उन्होंने तो म्यूजिक आपको पढ़ाया या? नहीं, एक्चुअली वो टीचर भी थे। जी, जी, वो जी। इंग्लिश पढ़ाते थे हमारे से। अच्छा, बट वो सिंगर उस वक्त के, रेडियो स्टेशन से भी कुछ टाइम उन्होंने काम किया। ओके। तो वो गाते थे तो हमें बड़ा अच्छा लगता था। जी, फिर धीरे 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 क्या हुआ कि 9th में मदर को मेरे शौक था, खुद तो नहीं गाते थे पर वो टीचर रहे, जी, स्कूल में काफ़ी कल्चरल एक्टिविटी कराते थे। जी, तो उन्हें इस चीज़ का बड़ा शौक था। तो एक प्रोग्राम था शिमला में, जी, मैं आई थिंक मैं 8th में पढ़ता था उस वक्त। जी, आपको पता होगा, राजकुमार जी हमारे एंकर है, जी, पूरे हिमाचल में एंकरिंग करते हैं, बड़े बड़े स्टेज शो करते हैं। तो एंकर वो थे वहाँ पे। जी, अब मैंने कभी देखा नहीं था, कभी स्टेज नहीं देखा था, कभी माइक नहीं पकड़ा था, महफिल में गाया था। तो जैसे विकास नगर के आसपास वो प्रोग्राम था, शायद मेरे को अब प्रॉपर जी, मतलब जी, याद बचपन नहीं की है, याद है। बिल्कुल। उस वक्त शिमला भी बड़ा कम आना होता था। जी, जी, तो आए, फॉर्म भरना पड़ता था, एक कंपटीशन टाइप था। जी, फॉर्म मदर ने भर दिया। जी, अब मुझे बोला कि तूने गाना है। अब मैं खुश हो गया कि भाई ठीक है गा। गाने के लिए बोल दिया। अब सामने बैठे थे कम से कम 2,500-3 हज़ार लोग। उस वक्त काफ़ी क्राउड होता था, 2,500-3 हज़ार का मतलब। और ऑर्केस्ट्रा लगा है, और मैंने कभी ज़िंदगी में देखा नहीं है। ये बात है, ऑर्केस्ट्रा लगभग गांव में क्या मतलब बहुत कम प्रोग्रामों में लगता था। मतलब आपका हारमोनियम और ढोलक पे प्रोग्राम्स होते थे जो पुराने सिंगर करते थे। अब ऑर्केस्ट्रा लगा था, यानी पूरा साउंड लगा था। और जैसे ही राजकुमार जी ने बोला हेलो, बड़ी गहरी आवाज़ थी उनकी ना, तो मैं डर गया। तो इतना डर गया। अब मैंने आगे पहले मेरे से गाना ले लिया था कि क्या गाओगे आप। और जैसे ही मैं स्टेज पे गया, मैं भूल गया मैंने क्या गाना बोला था। जी। और पूरा ऑर्केस्ट्रा तैयार कि ये गाना गाना है, ये स्केल देगा, मतलब पूरे तैयार थे, पर उनकी आवाज़ से जो है वो आप डर गए। तो जैसे ही मुझे लगा कि यार मुझे गाना दे, पर हुआ ये कि जो मैंने दूसरा गाना गाया वो भी उस वक्त का हिट सॉन्ग था, चाचा लाल लच्छी राम सलीम जी ने गाया था। जी। और
वो मैंने गाया। तो जब वो गाया तो लोगों का रिएक्शन कुछ और था जी एक तो मैं छोटा था कि बच्चा गा रहा है, जी उनका मुझको सपोर्ट मिल गया। अब सिंगर को अगर सपोर्ट मिल जाए तो वो अंदर से थोड़ा सा खुल जाता है। खुल जाता बिल्कुल। तो जब मैंने वो गाया तो वंस मोर करके लोगों ने कंधे पे उठा के मेरे से दोबारा गवाया। फिर मैंने वो पहले वाला गाना गाया जो मैंने पहले बताया था, पहले आप वो प्रिपेयर फिर करके मैंने आए थे। तब याद करके गाया। तो उसके बाद इवन के मुझे जो वहाँ के प्रोग्राम जिनने कराया था शाम को अपने घर ले गए, जी वहीं ठहराया। सुबह लेट भी हो गए थे हम, तो सुबह मैं वहाँ से आया। तो मतलब वहाँ से मेरी एक शुरुआत मानी जाए जी स्टेज की। जी फिर 2001 को मैं गवर्नमेंट जॉब मुझे मिल गई। जी ज्वाइन किया मैंने धरेज, आज की डेट में सीनियर सेकेंडरी स्कूल, उस वक्त हाई स्कूल था। 2021 नहीं एक 2001 में आप 21 साल के थे आप उस समय। हाँ 21 साल का था। जी तो मुझे जॉब मिल गया। तो वहाँ पे मुकेश एक लड़का था मेरा फ्रेंड जी बना वहाँ पे, वो बैंक में जॉब करते थे और मैं एजुकेशन में स्कूल में जॉब करता था। तो हम एक मैरिज में चले गए। तो सर आपने ये नहीं सोचा उस समय कि मैं अभी म्यूजिक में हूँ तो मैं म्यूजिक में ही आगे कंटिन्यू रहूँ या म्यूजिक की पढ़ाई करता रहूँ आगे, मतलब म्यूजिक में कुछ नाम कमाऊँ, गवर्नमेंट जॉब को छोड़ के कुछ? एक्चुअली क्या हुआ कि जब मैं फर्स्ट ईयर के लिए शिमला आया जी तो मेरे मदर बीमार हो गए थे, जी टीचर थे। तो कुछ टाइम तो हम वेट करते रहे कि यहीं शिमला में इलाज हो जाएगा, देखते रहे करते। फिर यहाँ से रेफर चंडीगढ़ कर दिया। चंडीगढ़ से उनको बताया कि मैक्सिमम 1 साल। तो अब मगर हिम्मत वाले तो काफ़ी थे, बिल्कुल वापस आए, कुछ नहीं होता बोल दे मेरे। आज भी ठीक है, आज भी ठीक है, कोई दवाइयाँ नहीं ली उनने। अब ये ईश्वर का ही खेल माने हम इसको, क्योंकि डॉक्टर भी लास्ट में यही बोलते हैं कि अब ईश्वर पे ही। जब वापस आए तो उनके 2 ही चीज़ों की जल्दबाजी लगी कि एक मैरिज करवानी है जी क्योंकि मैं अकेला था, मैरिज करवानी है, बाकी कहीं जॉब का। तो अच्छा। उनको मैरिज भी करनी पड़ी और मुझे जॉब भी करनी पड़ी। जी फिर सिंगिंग का मुझे जो था ना हमारे उस वक्त, वैसे मैंने यहाँ रखा था कॉलेज में, मैंने अपना सब्जेक्ट म्यूजिक रखा था। तो मैं स्पोर्ट्स में था जी, साथ में स्पोर्ट्स भी करना पड़ता था। कॉलेज की टीम में थे हम वॉलीबॉल में। तो इंटर कॉलेज खेलने चले गए रामपुर, और हाजिरियाँ इधर कम हो गई काफ़ी, मतलब थोड़े ऑलमोस्ट भी थे, कॉलेज टाइम था। बट हमारे को वो कुछ दिन स्पोर्ट्स वाले जो थे हमारे, लगभग 60 दिन हमारी मतलब अटेंडेंस में जुड़ गए थे जी। तो मेरे फर्स्ट ईयर के पेपर और मैरिज की डेट सेम थी। तो इस करके मैं पेपर से ज़्यादा फिर मैरिज ही समझी, मैंने कहा मैरिज कर लेनी चाहिए जी। तो आप एग्जाम देने गए ही नहीं जा पाया। अच्छा। और उसी टाइम मेरी जॉब भी लग गई जी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि स्टडी में म्यूज़िक इसलिए नहीं कर पाया कि मेरी जॉब लग गई जी, मैरिज भी हो गई। फिर उतना वो भी नहीं था कि मैंने प्रोफेशन ही बनाना इसको जी, ऐसा नहीं था। आज भी मैं प्रोफेशनली कभी सिंगिंग की नहीं है जी। तो जब मैं, अब बात उसी पे वापस आते हैं जहाँ से हम छोड़ा था कि मेरे फ्रेंड ने बताया कि भाई चल मैरिज में चलते हैं। वहाँ मैरिज हमने महफिल लगाई, बढ़िया गाया। तो जो वहाँ पे एक लड़का और गाने वाला था, 15 दिन के बाद उसका कैसेट आ जाता है जी। अब वो बोले कि इसका तो कैसेट आ गया, दिखाने लगा। जैसे मैं 4 बजे छुट्टी आया, वो पकड़ के बैठा था उसको। अब पहले तो सोशल मीडिया पर उस समय जो है वो कैसेट हुआ करता था, ये ऑडियो कैसेट हुआ करता था। तो वो कैसेट पकड़ के पहले ही बैठा था और मेरे को फोटो दिखा रहा था, पहचाना इसको जी, पहचाना इसको। मैंने कहा यार मैं नहीं पहचाना। वो उस दिन 15 दिन 20 दिन पहले बोले शादी में गए थे, वहाँ गा रहा था। तो मैंने कहा ठीक है गा रहा था, तो यार आप इससे बेटर गाते हैं तो आप क्यों नहीं करते ट्राई जी। फिर मैंने भी सोचा कि ठीक है। अब उस वक्त क्या था कि स्टूडियो की बड़ी दिक्कत थी, या चंडीगढ़ जाना पड़ता था। एक आध स्टूडियो हमारे जी शिमला में था। तो जैसे ही हम चले, पता किया जी, शिमला आए, तो कुलदीप शर्मा जी मेरे नॉन थे, पहले भी जान पहचान थी, उनसे बातचीत थी। मॉल पे मुझे मिले कि कहते कि कच्ची घाटी है यार स्टूडियो जी।
एक रमेश जी है हमारे गांव के, उनने भी उस वक्त कैसेट किया था, वो भी कुलदीप शर्मा के नॉन थे। तो हम दोनों आए थे साथ। तो कच्ची घाटी में विनोद गंधर्व जी उस वक्त म्यूज़िक देते थे, आजकल प्रोफेसर है म्यूज़िक के दिल्ली में जी। तो हम स्टूडियो चले गए जी। अब स्टूडियो में उस वक्त गाना बड़ा मुश्किल था जी। 4 ट्रैक स्टूडियो होते थे, आपको लाइव करना पड़ता था ढोलक के साथ, खंजर के साथ, और कोरस आपका जो है वो भी लाइव चलता था जी। अब आप जब स्टूडियो में बैठते थे, आप पूरा गाना गा लो, एक गलती होगी आपसे तो पूरा गाना दोबारा करो। 8 गाने का नॉन स्टॉप है, 7 गाने कंप्लीट कर दिए, 8वें में गलती हो गई तो 8 के 8 पूरे गाओ। एक बार मतलब अगर आप एक बार भी रुकते हैं तो आपको दोबारा से वो दोबारा पूरा करना पड़ता था। तो सिंगर इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते थे स्टूडियो के अंदर कि वो बोलते थे कि यार तू अभी तक का मेरे से चार्ज भी ले ले और मेरे को बख्श दे, मैं नहीं गाना। बहुत से सिंगर ऐसे हैं जो छोड़ के चले गए जी। वो कहीं ना कहीं वो मोटिवेशन तो खत्म ही हो जाती होगी। मतलब आप नॉन स्टॉप अगर आपके 8 गाने हैं, उनमें से 7 एक भी आपने गलती कर दी तो आप दोबारा से गाएंगे। हाँ, या वो गलती आप एज इट इज रहने दो, तब आप बच सकते थे। बाकी और वैसा हो नहीं सकता स्टूडियो के अंदर कि आप स्टूडियो के अंदर जाके गलत कर रहे हैं फिर आप उसको एज इट इज रहने देते हैं, तो हो नहीं सकता। सर आपसे बहुत सारी बातें और भी करनी है, बहुत कुछ जानने को और भी है आपसे, पर उससे पहले हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को आप एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना है कुड़ी गई, उसकी एक झलक दिखाते हैं। कुड़ी गई कुड़ी गई कुड़ी गई दिल लेके मेरा उड़ी गई, उड़ी गई कुड़ी गई कुड़ी गई दिल लेके मेरा उड़ी गई, उड़ी गई उड़ी गई उड़ी गई दिल लेके तेरा उड़ गई। हाथों तक रे मोबाइलो, हाय रे प्यारा दिला दे तू पाइलो, हाय रे थोड़ी तो कर दिस माइलो, कुड़ी गई आहा कुड़ी गई, बोलो कुड़ी गई कुड़ी गई कुड़ी गई दिल लेके मेरा उड़ी गई, उड़ी गई उड़ी गई उड़ी गई दिल लेके तेरा उड़ गई। आपका इतना खूबसूरत ये जो गाना है, इसके पीछे की क्या स्टोरी है, कब ये लिखा गया और कैसे ये फिल्माया गया? जी, मैं ये 2005 की बात है जब ये ऑडियो मैंने किया था भैरवी स्टूडियो से, बिलासपुर से जी। पम्मी गोल्टी ने इसमें म्यूज़िक दिया है और मैं उस वक्त शिमला में तानिया म्यूज़िक सेंटर के लिए काम कर रहा था जी। हरविंदर जी है, उनकी बेटियां तानिया सानिया, उनके नाम से उनकी कंपनी चलती थी जी। और 3 ऑडियो मेरे इससे पहले आ गए थे। उसके बाद जब मैं इसके ऊपर काम कर रहा था, लिख रहा था, तो इसमें लगभग 12 सॉन्ग है और 12 में 10 सॉन्ग मेरे सुपर हिटर गए थे जी। और उस वक्त ट्रेंड था गाने का 5 से 7 मिनट का गाना एक होता था। हमने थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया था उसको, हमने 3.5 से 4 मिनट का उस वक्त इसको कर दिया था और 12 गाने इसमें गाए थे। तो ये लिखने का तो मैं एक्चुअली शौक भी था बचपन से जी। क्योंकि मैं जब सिंगर भी नहीं था तो मैं हिंदी सॉन्ग लिखता था। अच्छा। अपने शौक के, ऐसा नहीं कि मेरे हिंदी सॉन्ग मैंने कहीं किसी को भेजे या कुछ किया। तो मैं अपने एक कॉपी लेके 30 से 35 सॉन्ग हिंदी भी लिखा था। तो पहाड़ी लिखना मैंने जब मेरी फर्स्ट अपॉइंटमेंट हुई उसी कारण शुरू किया, जब मुझे लगा कि हाँ भाई मुझे गाना चाहिए, तो पहाड़ी लिखना भी मैंने शुरू कर दी। तो आज तक जितने भी सॉन्ग है मैं खुद ही लिखता आया हूँ जी। और बट इसमें एक मेरा अमन फ्रेंड होता था, वो बीच में ऑस्ट्रेलिया चला गया था, तो नाम उसका दिया था हमने राइटर का जी। एज अ फ्रेंड जी। जबकि वो वीडियोग्राफी कर रहा था उस वक्त, उसका काम कर रहा था।
चल मैंने कहा तेरा नाम डाल दे। बाकी सॉन्ग मैंने लिखे थे, शायद 1 या 2 सॉन्ग की हल्की सी बीच में लाइनें जी उन्होंने मुझे बताई थी। जी। बहुत ग्रेट पर्सन। आपका आज- सर एक आपने वो भादरी गाना जो है जी। बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं हमारे दर्शक भी, और हम भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं उस गाने को, तो हम चाहते हैं लाइव आप हैं आज जी, तो बिल्कुल। हमारे दर्शकों को सुना दें आप। ओरे जाई रे बोल पाबो जन्मा बिजिया कोटियारा भादरे, होरे जाई रे पाबो जन्मा बिजिया कोटियारा भादरे, होरे जाई रे बाटे जानी पंडते राशि तेरी खोजने, ओ बेलाई रे बाटे जानी पंडते राशि तेरी खोजने, हो रे लाई रे राशि आयो खोजियो तेरी बोलो खोटी है, हो रे खोटी रे राशि आयो खोजियो तेरी बोलो खोटी है। बहुत ही तो ये सुंदर, बहुत song- बहुत खूबसूरत। जी। ये मैंने लिखा नहीं है, पर ये सॉन्ग किसी के दिमाग में था नहीं। जब मैंने ये किया तो एक्चुअली ये जो सॉन्ग था इसमें क्या चलता था, हमारे जैसे महफिल लगती है जी तो ये शब्द थे बोल के जी। और एंड लाइन थी गा के। अब दिक्कत ये थी कि इसको मैं ऑडियो में अगर गाता तो पहले बोलना फिर गाना, उस वक्त ये ट्रेंड नहीं था, जी। इसको गा के ही करना पड़ता था। एक्चुअली ये ऐसा था, पाबजोनमा बीजिया कोटियारा बादरे जाए बाटे जानी पौंटे राशि तेरे खोजने जाए, हो रे लाए रे, यहाँ से गाना शुरू था ये। अच्छा। पहले ये बोल के करते जी। तो ये ऐसा हो नहीं सकता, तो मैंने इसको टोटली रिदम पे लाके जी, इसको शुरू से गाना शुरू मतलब किया। एकदम ही चेंज कर दिया आपने। जी। जी। तो जब ये सॉन्ग आया 2009 लास्ट में ये सॉन्ग आया, तो आप यकीन नहीं करेंगे, मैं ये बात अपनी मान बढ़ाई के लिए नहीं बोल रहा हूँ जी कि जो डीजे वाले थे, एक बार मुझे ठियोग में डीजे वाला मिला कि आपकी वजह से मुझे 3 से 4 लाख का नुकसान हो गया। तो भाई मैंने क्या किया है, तो कहते कि 17 बार मैंने भादरी कंटिन्यू रिपीट की। अब गलती से 18वीं बार मुझसे कोई और सॉन्ग लग गया और मेरा डीजे उठा के फेंक दिया। जी। अब मैंने कहा यार हो सकता है, और ये मेरे साथ भी हुआ है। मैंने लाइव मतलब जब भी मैं लाइव प्रोग्राम किए हैं, प्राइवेट प्रोग्राम बहुत किए, जी। तो मुझे खुद इस गाने की फरमाइश की जाती है। फरमाइश और मुझे एक तरह से टॉर्चर किया जाता था। जी। नहीं, ये एक बार, बहुत 2 बार, ज़्यादा 10 अच्छा बार गाना है, बहुत पसंद लास्ट किया में जाता ऐसा है। हुआ, एक बार चढ़गांव प्रोग्राम था, मैं वहाँ पे 20 से ज़्यादा बार ये गाना गाया। जी। जैसे ही मैं स्टेज से उतरू, एक बार भादरी वापस चलो, एक बार भादरी। जब भादरी गानी है तो उसके साथ 1-2 सॉन्ग और गाता, चल भाई लास्ट करो, जी। नहीं यार एक बार फिर से। नहीं, जब इस तरह की बातें होती हैं, लोग आपको इतना ज़्यादा पसंद करते हैं, इतनी बार कहा जाता है कि आप इस तरह के गाने गाए एक बार और वंस मोर, तो कितना ज़्यादा मोटिवेशन आती है कि नहीं नेक्स्ट टाइम जो है और बेहतर करके दिखाना है और बेहतर कोई गाना लेकर आना है। ये देखिए, अगर सिंगर की डाइट आप बताएं ना, जी। तो सामने से तालियां और लोगों की वाहवाही, वही डाइट है। जी। तो वो ये तो बात जाहिर है कि आप उत्साहित होते हैं जब आपको कोई शाबाशी देता है या आपके गाने को कोई पसंद करता है। बिल्कुल। वो काम सिर्फ गाने का नहीं है, कुछ इसके अलावा दुनिया का कोई भी काम है, अगर आपको दुनिया से रिस्पांस मिल रहा है तो आप मोटिवेशन आपके अंदर नेचुरल जागेगा और आप करेंगे। बट मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं प्रोफेशनली कर नहीं पाया। जी। ये मैं बीच में, अब देखिए कि काफ़ी सिंगर ऐसे हैं जो 31 से चौथे महीने एक एल्बम आता है एल्बम उनका। आता है। जी। तो मेरा 3-3 साल का गैप भी जाता है। कारण ये कि मुझे जॉब भी देखना है, जी। घर में भी अकेला हूँ, बाग बगीचा भी देखना है। जी। इन सब पर मेरे लिए ये बहुत है कि ये सब कुछ करते हुए भी मैं टाइम कुछ दे पा रहा हूँ, बिल्कुल। मेरे लिए वो भी बहुत है। पर फिर भी जब भी मैं स्टूडियो जाता हूँ, गाने मैंने तैयार किए होते हैं, बाकी ज़्यादा तैयारी मेरी स्टूडियो में जाके ही होती है। और मेरे को बोलते हैं यार आप लोग ऐसा करते हैं कि भाई मुखड़ा लेके आते हैं, बाकी गाना कई बार मैं वही लिख लेता हूँ।
मतलब आपका ये प्लस पॉइंट है कहीं ना कहीं कि आप लिख भी खुद लेते जी। हैं और गाना जब आपने लिखा खुद है तो आप उसको अच्छे से गा भी सकते हैं। जी जी ये क्या होता है कि तुकबंदी ही होती है इसमें जी। ज़्यादातर। फिर आपको क्या है कि लिखना बहुत मुश्किल काम है। जी। अब आपने सपोज सैड सॉन्ग लिखना है, अब आप माहौल कहीं शादी वाड़े में है या अपने मन से ही खुश है, तो आप सैड सॉन्ग लिख लिख ही नहीं सकते, बिल्कुल। आपको सैड होना पड़ेगा सैड सॉन्ग को लिखने के लिए। अब आपके दिमाग में वो शब्द उस वक्त आएंगे जी, बिल्कुल। जब आप खुद उस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, तो आपके दिमाग में वैसे वैसे शब्द आएंगे जो आप आगे पीछे सोच ही नहीं सकते। अब आपको कोई बोले कि लव सॉन्ग लिखना है और सैड आपकी उस वक्त परिस्थिति है जी। तो आप लिख ही नहीं सकते। लिख क्या उसको गालियां देंगे जो आपको ऐसा बोलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप मतलब लिखने के लिए कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट भी हमें वैसा ही चाहिए जैसा हमें लिखना है। जैसे आपने कहा कि सैड अगर आपको गाना लिखना है तो उस तरह का एनवायरनमेंट हमें चाहिए। इसलिए मैं ये नहीं बताऊंगा कि मैं बहुत बड़ा राइटर हूँ या मैं बड़ा अच्छा लिखता हूँ। हाँ, मैं ये है कि जिस सिचुएशन में होता हूँ उस वक्त कुछ ना कुछ जो शब्द आते हैं उसको मैं गीत के रूप में पिरोने की कोशिश करता हूँ या उसकी एक तुकबंदी करने की कोशिश करता हूँ। तो यही है, बाकी कुछ नहीं। और बहुत से लोग इसी तरह लिखते हैं जी। तो ये तो रही बात लिखने की। बाकी सिंगिंग के बारे में हम बात कर रहे थे, स्टूडियो हम कच्ची घाटी की बात कर रहे थे, तो लास्ट हम कर नहीं पाए थे उस बात का जी। तो मैं बोल रहा हूँ कि पहला कैसेट जब किया था तो मैंने सिर्फ 8 घंटे में रिकॉर्ड किया था और 8 घंटे में मास्टरपीस निकाल के दिल्ली भेज दिया था हमने। मतलब वहाँ से लाके सेकंड डे दिल्ली भेज दिया था। और वो उस जो कैसेट के चार्ज थे 20,000 रुपये थे उस समय जी। और मेरी सैलरी जो थी उस वक्त 42-4300 थी। ओके। और आप खुद आइडिया लगाइए आज के हिसाब से उस वक्त का जो हमने पे करा था तो लाखों में पे किया होगा। बिल्कुल। कितने समय पहले की आप बात कर रहे हैं और 20,000 अमाउंट उस समय बहुत ज्यादा है। मैं यही बात उस वक्त बोल रहा था कि 2 सबसे बड़े इशू थे उस वक्त सिंगर कम होने के जी। एक फाइनेंशियली कि अगर आज 20,000 की वैल्यू आप जोड़े उस वक्त के हिसाब से तो लगभग अगर हम महंगाई के हिसाब से चले तो 2 लाख तो मिनिमम मांग के चलो। आज भी कोई 2 लाख पे नहीं कर सकता। और आज हम 15 से 18,000 में रिकॉर्ड करते हैं पूरा नंबर। उस वक्त हमने 20,000 में किया था। तो ये भी एक मेन कारण था। सिंगर उस वक्त भी अच्छे थे, आज तो चलो और भी अच्छे हैं। तो ये एक चीज़ थी जो कहीं ना कहीं सर आपका एक और एल्बम था कहर। जी, कहर अभी मेरा जो लास्ट मैंने एल्बम किया है कहर, इसमें भी मैंने डिम्पल ठाकुर के पास रिकॉर्ड किया था और काफ़ी अच्छा म्यूजिक डिम्पल ठाकुर ने उसमें दिया था। तो सर इसकी बात हम करते हैं पर उससे पहले हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को हम ये एल्बम दिखाएं।
धमसेठ जी, जो आपका ये गाना है इतना ज़्यादा लोगों ने पसंद किया है इसे और इतनी अच्छे से फिल्माया गया है, ये इसके पीछे की क्या स्टोरी है, कैसे ये बना और क्या कुछ रहा? जी, ये डिम्पल ठाकुर है, हमारे गांव के साथ का ही लड़का है। और मुझे बड़ी खुशी होती है ये बोलते हुए कि आज काफ़ी कामयाब सिंगर भी है और म्यूजिशियन भी है। और जिस वक्त टाइम ये चंडीगढ़ से आया हिमाचल की तरफ, तो मेरे साथ काफ़ी प्रोग्राम किए इसने जी। तो अभी इन्होंने अपना स्टूडियो खोला कुछ टाइम पहले, कुछ कोरोना के आसपास जी। तो कुछ काम इनका कोरोना में रुक रुक सा गया, जी। मतलब लॉकडाउन लग गया, जी। सिंगर आ नहीं पाए। फिर बाद में जब थोड़ा सा रिलैक्सेशन गवर्नमेंट ने दी तो उसके बाद इनका काम दोबारा से सर्वाइव होने लगा। तो इसने बोला भैया एक नंबर मेरे लिए करना है अपना, इसके एक दो नंबर उस पे निकला अच्छा। तो कहते कि मेरे पास कुछ टाइम से एक हिट नहीं निकला, जी। तो आप आके प्लीज़ एक नंबर एक हिट दे दीजिए हमें। नहीं, वो उस वक्त ऐसा कुछ नहीं था, बट मुझे ये उम्मीद थी कि मैं वहाँ से अगर करूँगा तो ये लड़का मेहनती है। बिल्कुल। और जब मैं आया तो मेरे पास मटेरियल कुछ नहीं था। कोई दिक्कत नहीं है भैया, आ जाओ, सब कुछ हो जाएगा, यहाँ कर लेंगे। मैं कहा चल ठीक है। बैठे काम करने लगे। ये लिखता ही ये बहुत अच्छा है जी। मतलब सारे गाने अपने खुद लिखता है, औरों को भी देता है। तो भैया मैं लिख रहा हूँ और कर देंगे तैयार। जी। तो आया तो मेरी आदत है कि जब खुद लिखेगा ना वो कुछ ना कुछ उसमें ढूंढेगा कि यहाँ से ऐसा नहीं यार, यहाँ से ऐसा नहीं, यहाँ से ऐसा नहीं। तो इसने बोला इतनी साल मेरे को काम करते होगे, इतने साल मेरे को लिखते होगे, फर्स्ट टाइम कोई ऐसा बंदा मिला है, जबकि मेरे साथ काम बहुत किया था, कि मेरे काम को ये बोल रहा है कि यहाँ से गलत है, यहाँ से गलत है। मेरे को तो बोलते सब अच्छा है। फिर हमने जैसे कैसे मतलब मिल के वो काम कर दिया, वो सॉन्ग लिखे। और इसमें एक सॉन्ग मेरा पुराना उसने ज़बरदस्ती कराया। आज तक मैंने जितने मेरे 200-250 सॉन्ग मार्केट में होंगे, जी। अब मैं रिपीट मैंने कभी गाया नहीं है। जी। जो मैंने एक बार गा लिया उसको मैंने रिपीट कभी किया नहीं है। तो नहीं भैया, एक मेरा फेवरेट है वो तो करना ही है। तो उसकी जिद से मैंने ये एक सॉन्ग रिपीट किया था। जी। बाकी तीनों सॉन्ग इसमें नए थे। जी। और राइटिंग उसने कुछ करके रखी थी, कुछ हमने बैठ के लिखा। ये हमने सुना, हमारे दर्शकों को भी सुनाया, पर हम चाहते हैं कि लाइव के जरिए भी आप हमारे दर्शकों को ये सुनाएं। जी बिल्कुल। ये एक सोच थी कि भाई बस शिमला से जाएगी तो कहाँ सीट लेंगे। तो इसमें सभी जो हमने एक एक चीज़ इस तरह लिखी थी कि भाई कैसे तू बैठेगी, अगर कोई तकलीफ होगी तो मेरे बाजू पे सो जाना। तो इस तरह बस लागी तेरे रहने के, सीट करे बुक मतने के, कोट जाना सोफरो मजेदा, बाए छाड़ू तेरे शिढ़ने के, बस लागी तेरे रहने के, सीट करे बुक मतने के, पोता दोस अपने घरोरा, किए नहीं मसला डरोला, बोला मंगिली जाज तो बाबे दो, ढाल करू तेरे आसने के, बस लागी तेरे रहने के, सीट करे बुक मतने के। तो इस तरह ये लिखा था। इसमें जो भी हमने डाला और लोगों ने खूब सराहा इस गाने को। बिल्कुल बिल्कुल। और एक्चुअली अगर आपकी राइटिंग सही है, उस पे कोई सेंस है जी, तो मैं नहीं मानता कि सुनने वाले आपको रिस्पॉन्स नहीं देंगे जी। बट कुछ एक कमियां आज की डेट में राइटिंग में आ चुकी है। हाँ, ये इस बात ज़रूर है कि वो कई बार हिट भी हो जाता है जी। अब मैं आपको बताऊं कि 2001 में मैंने ताना नाना गाया। आज भी जो लोग स्टेज पे नए सिंगर जाते हैं वो ताना नाना जरूर गाते हैं जी। और उस समय ये बहुत ज़्यादा हिट भी रहा, बहुत लोगों ने पसंद भी किया। तो इसकी बातचीत बाद में करेंगे, पहले आपसे ताना नाना सुन लेते हैं। जी। ताना नाना दिल है तेरा दीवाना, कहीं नहीं आउंदी तू मिल दे, कहीं नहीं आउंदी तू मिल दे, ताना नाना ताना नाना।
दिल मेरा पागलो ऐनी मानदा, इश्को रोग बुरा है ऐनी जानदा, ताना नाना ताना नाना। जी तो ये जब लिखा था तो विनोद गंधर्व ने रिकॉर्ड करने से ही मना कर दिया था। जी बोलते ये तो कोई सेंस ही नहीं है यार गाने की। जी तो एक्चुअली क्या हुआ कि आज मेरे को भी लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें इसमें हम सही कर सकते थे, बट उस वक्त क्या था कि हर आदमी फोक गा रहा था और बहुत अच्छा गा रहा था, जी पर लोग सुनते सुनते थोड़ा सा थक चुके थे। जी सर, मैं ये आपसे जानना चाहूंगी, जो ये ताना नाना शब्द है ये आया कहाँ से? नहीं, अब कुछ चीज़ें ऐसी है जी, मैं आपको 2 सॉन्ग बताऊंगा जी जिसके शब्द मैंने कहीं से लिए थे। अब आज की डेट में बोले तो चीटिंग है या मतलब आपकी चोरी है, जो भी है। अब उस वक्त हमें भी इतनी नॉलेज नहीं थी कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आज तो हम कोशिश करता हूँ मैं कि मैक्सिमम मेरे जो शब्द हो अपने हो। जी अब ताना नाना करके एक अक्षय कुमार की फिल्म में थी, अब मुझे अभी फिल्म का नाम याद नहीं है। जी जी उनका एक सॉन्ग था ताना नाना ताना नाना दिल है तेरा दीवाना। मतलब ये सिर्फ 2 लाइनें मैंने वहाँ से जी उठाई थी, बाकी मैंने पूरा पहाड़ी इसमें डाला था। पर नहीं, कहीं ना कहीं से सीखना भी, कहीं ना कहीं से कॉपी, ऐसे जिंदगी में भी हम बहुत किसी ना किसी से सीखते ही जाते हैं। जी इसी तरह से एक सॉन्ग और था, तो वो मैं गा के बता दूँ। जी जी जरूर। माँ तेरा तू मेरे साजना, चोड़े ना दिल मेरा बाल माँ चोड़े ना दिल मेरा, तू नहीं आने दिल नहीं लागना, देसो यादो तेरे रातियो जागना, आ तेरा तू मेरे साजना, चोड़े ना दिल मेरा बाल माँ चोड़े ना दिल मेरा। अब आप ये बताएंगे जी कि धुन सुनी सुनी सी है, बिल्कुल सुनिए ना। सुनी सुनी सी है। अब एक नैरो लेग की ऐड आती थी जी आपने कभी सुनी हो नैरो लेग की ऐड? जी वो बताते थे कि नैरो लेग दीवारों को जब सजाना हो, इस तरह की एक वो थी। जी। तो लास्ट में था नैरो लेग, वहां से मैंने ये धुन ली थी। जी शब्द सारे अपने थे, पर जैसे आपने बताया था कुछ सीखने के लिए कहीं से कुछ उठाना भी पड़ता बिल्कुल। है। तो इस तरह से मैंने 2 या 3 सॉन्ग थोड़ा बहुत कहीं से उठा के किए थे। आज अगर लोगों ने उस वक्त शराब, इस गाने को बहुत लोग आज भी मेरे को बोलते हैं जब स्टूडियो आता हूँ, यार वो वाला गाना गाओ, जी इसकी धुन बड़ी प्यारी थी। अब वो किसी सॉन्ग में नहीं थी, एक ऐड से वो धुन निकली थी। तो एक ऐड की धुन भी लोगों को इतनी पसंद आई जी कि उस वक्त पता नहीं लगा किसी को कि ये ऐड से मतलब निकाला। एक जो सिंगर है, एक जो राइटर है, उसको ऑब्जर्वेशन, उसकी पार जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए जी, कहीं ना कहीं। जी। जी जैसे आपने वो इससे पहले जो गाना गाया बस वाले, जो आपने स्टोरी बताई, तो वो भी एक बहुत ही खूबसूरत है। मतलब कोई सोच नहीं सकता कि आप इस पे भी गाना बना दे कि आप कहाँ से बस लेंगे, कहाँ से आप बैठेंगे, और इतनी अच्छी तरह से गाया गया है, इतनी अच्छी तरह से फिल्माया गया है। हाँ, इस पे एक्चुअली क्या है कि आपको ही भी मान लो बस वाला ही सॉन्ग है। जी अब आप बस में बैठे, बस से गए, कहीं पहुंचे, उसके बाद आपने ये बोला कि मैंने तेरे घर तक अब आना है, डरने की कोई बात नहीं है, मैं आपके पापा से भी बात कर लूँगा और आपके बुजुर्गों के पाँव पे पकड़ लूँगा। जी तो एक आपका क्या है कि गाना शुरू हुआ है, एंड भी आपको कहीं ना कहीं ले जाना पड़ेगा विद स्टोरी। जी अगर आप ये करते हैं कि एक लाइन आप गाते हैं शिमला की, दूसरी गाते हैं कुल्लू की, तीसरी गाते हैं मंडी की, जी तो गाना चल सकता है आपका। पर अगर आप उसमें ढूंढेंगे कि कहाँ से शुरू हुआ था कहाँ खत्म हुआ था, आपको पता ही नहीं लगेगा, मतलब कहीं ना कहीं स्टोरी जो है वो बन नहीं पाएगी। बन नहीं पाएगी। क्योंकि आपको अगर कितने गाने चलते हैं हमारे जो हम नए बनाते हैं, लव सॉन्ग बना लेते हैं जी या फिर आप सैड सॉन्ग बना लेते हैं। अब सैड पे भी यही है कि आपने सैड सॉन्ग गाया है और बीच में आप उसमें ऐसी लाइनें डाल रहे हैं जिसमें खूब झूम रहे, तो वो का गाना चल सकता है, पर कहीं ना कहीं आप उसको गौर से सुनेंगे तो आप बदलेंगे कि मैंने ये मतलब वो एवरग्रीन नहीं रहेगा कहीं ना कहीं, उस समय वो चलेगा, पर अगर आपकी स्टोरी अच्छी हो तो वो एवरग्रीन रहता है। जी एवरग्रीन रहेगा। जी जितने भी मेरे गाने हैं
2001 से लेकर 10 तक के अभी मैं बताता हूँ, जी। वो आज भी यानी 10, 12, 15 साल बाद या 20 साल बाद स्टेज पे गाए जाते हैं। और मैं नहीं, मतलब ये मैं मानता हूँ कि जितने हिमाचल के अंदर स्टेज होते हैं, ऐसा कोई स्टेज नहीं है जहाँ पे 5 से 7 सिंगर, अगर मान लो समर फेस्टिवल शिमला है तो 4 दिन का होता है या 5 दिन का होता है, तो यहाँ पे हर दिन पे मेरे गाने उस वक्त के बजते हैं। आज का नहीं गाते होंगे जी, शायद, जी, जी। पर वो पुराने गाने आज भी गाते हैं। क्यों गाते हैं? क्योंकि उसका कहीं ना कहीं कोई अर्थ है। जी। शुरू होता है तो कहीं एंड हो रहा एंड है, होता पूरी है, उसकी बिल्कुल। स्टोरी है। तो इसी करके आपका कोई ऐसा गाना जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो और आप ज़्यादातर गुनगुनाते हो उसको? एक्चुअली पसंद आपकी क्या बनती है कि जैसे कि मेरे तो ज़्यादातर, एक्चुअली मैं अगर अपनी पसंद की बात करूं तो मुझे लगते हैं सैड सॉन्ग ज़्यादा बढ़िया। जी, तो कोई एक और गुनगुना दे हमारे लिए भी। वो मुझे अभी ऐसा है कि जो सैड सॉन्ग है, 3 से 4 सॉन्ग ऐसे हैं जी, वो मेरे को रुला देते हैं, इसलिए मैं वो गा नहीं गाना पाऊंगा। नहीं पर जाता। आप मेरे को ये एक मैंने अपने ब्रदर का गाया था, डेथ सॉन्ग है, जी। सैड में ही है। जी, भूलना निको दिए बे पपुरा नाना तेरो बोलो घरे टू दे उठीरा गाँव फूल कर फूलड़ू फूलोला पलाशो टाबर तांदियो भौती तियाशो केरिलाऊ और थी दी तेरी ना कानो पपुआ भाइया तेरी ना कानो। तो मतलब ये बता रहा है कि एक भाई, एक माँ, जैसे कि उसके फादर एक्सपायर हो गए थे, तो एक भाई बोल रहा है कि भाई तेरी अर्थी पे मैं कैसे कंधा लगाऊं, तेरी लाश पे आज कैसे रहूं। तो ये मैं गाते गाते 3 बार स्टूडियो में रो गया था, क्योंकि ये मेरे कजन ब्रदर थे। आज भी मेरे को बड़ा जी, वो फील महसूस होता उनका। बिल्कुल। तो जी, मेरे को लगते अच्छे हैं सैड जी। सॉन्ग, पर जी, कहीं ना कहीं वो दिल को जो है वो छू जाते हैं, थोड़ा सा क्योंकि दर्द दे उनका जाते मेरे से हैं। काफ़ी अच्छा जी। वो था संबंध। सर, आपका एक और बहुत ही खूबसूरत सी एल्बम है और आज शिमले के, तो हम चाहते हैं हमारे दर्शकों को इसकी एक झलक दिखाए। इतना खूबसूरत जो ये गाना है, और हम चाहेंगे आपसे ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि आने वाले समय में क्या कुछ आने वाला है। ये मुझे लोग ज़्यादातर जब भी कमेंट करते हैं या कभी बोलते हैं, तो एक तो हमारे बलसन का बहुत ही पुराना कल्चर है झूरी। जी, तो कि झूरी गाओ झूरी गाओ झूरी गाओ। जी। तो कुछ टाइम
पहले मैंने भी सोचा कि गा लेता हूँ, क्योंकि महफिल वगैरह में मैं हमेशा गाते रहते हैं। तो इसके कलाकार बड़े कम बचे हैं झुरी के असल में, जो क्योंकि ये चलता है लाइव, जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं, आप कुछ पूछ रहे हैं उसका जवाब मुझे देना है। तो झुरी भी एक ऐसी ही विधा है कि वहाँ एट द स्पॉट आपसे कुछ पूछा गया, उसका जवाब आपने गा कर देना। तो एक तो मेरा झुरी का एल्बम आ रहा है, नेकी जी के पास रिकॉर्ड हुआ है जी। और जस्टा जी, अरुण जस्टा जी और मैंने वो किया है जी। एक मेरा ऑडियो है, वो भी बहुत जल्द 1 महीने के अंदर मैं मार्केट में दे दूंगा। उसमें भी मेरे और जितनी भी फरमाइश है, सब बोलते हैं आप पुराने गाने हमें जरूर साल में एक आध बार 1-2 गाना पुराना दिया करो। और जो अब शर्तें लोगों की अजीब है कि जो आज तक कभी गाया भी ना हो जी। अब वो ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह कोशिश किया जा सकता है, क्योंकि आप उस तरह के गाने गाते हैं। कोशिश की है, तो लगता है कि लोग इसमें भी मुझे वैसा ही प्यार देंगे जो आज तक 20 साल से देते आ रहे हैं। 22 साल से उसी तरह का प्यार। बिल्कुल, आप एक कलाकार तो बहुत अच्छे हैं ही, साथ ही में आप एक इंसान भी बहुत अच्छे हैं, और आपको प्यार जो मिला है वैसे ही आपको मिलता जाएगा जी। मैं धन्यवाद करूंगा पूरे जितने मेरे को आज तक सुनते रहे या झेलते रहे तो और उनका प्यार मिलता रहा, उनकी बदौलत आज मैं जो हूँ एज अ सिंगर, तो उन लोगों की वजह से हूँ जिनने मुझे हिम्मत दी, जिनने मुझे सुना, कुछ गलत भी किया, गलत भी गाया, यानी जो उनको पसंद नहीं आया, फिर भी उन्होंने बोला नहीं ये थोड़ा हो गया, बाकी आपका बेस्ट है जी। दूरदर्शन के माध्यम आप क्या संदेश देना चाहते हैं अपने व्यूअर्स को, हमारे दर्शकों को? मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप अपना जीवन स्वस्थ जिए और मस्त जिए। रही बात सिंगिंग के हिसाब से, तो सिंगरों को अगर कोई सिंगिंग करना चाहता है, आपके दर्शक में हो या मेरे फैंस में हो, तो अब वो टाइम गया जो हमारा था जी। आप फोक गाते थे, सीधा सीधा गाते थे, लोग सुनते हैं, आज भी सुनते हैं फोक, पर आज कंपटीशन का ज़माना है, आप सीखिए जी। जितना आप सीखेंगे, क्योंकि आज हिमाचल की संस्कृति को पंजाब या बॉलीवुड के समान, मतलब देखने वाले का नजरिया ऐसा हो गया कि यार वो पंजाब वाले ऐसा काम करते पर हिमाचल वाले तो काफी पीछे। जी। आपको करना पड़ेगा, आपको उनके लेवल तक जाना पड़ेगा, सिंगिंग में जाना पड़ेगा, एक्टिंग में जाना पड़ेगा, खर्चा भी करना पड़ेगा, और मतलब बहुत ज्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि एक टाइम था जी, गा लिया, एक गाना हिट हो गया, आपको लाख रुपए का प्रोग्राम मिल जाता था। और कहीं ना कहीं आप ये कहना चाहते हैं कि बिना मेहनत कुछ भी नहीं होगा। सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम बहुत ज़्यादा हमने एंजॉय किया आज का कार्यक्रम, और हमारे दर्शकों ने भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा। फिर से एक बार आपका भी और दूरदर्शन हिमाचल का और नमस्ते हिमाचल का जो ये प्रोग्राम होता है, आपका धन्यवाद करता हूँ कि यहाँ बुलाया। बाकी मेरी तरफ से कोई त्रुटि रह गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो इसी के साथ ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।